नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज इस कार्यक्रम में मैं एक ऐसी समस्या के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जो सीधे सीधे हमारी न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। देश की न्याय व्यवस्था की नींव होती है लोअर जुडिशरी। जिला स्तर के न्यायालयों की मजबूती एक तरह से न्याय व्यवस्था की कसौटी मानी जाती है। मामले अगर इसी स्तर पर निपट जाएं और न्याय यहीं सुलभ हो जाए तो फिर उच्च न्यायालयों का भार खुद ब खुद हल्का हो जाता है। लेकिन अगर निचली अदालत के फैसले से संतुष्टि नहीं होती है तो राज्य के हाईकोर्ट का दरवाज़ा पीड़ितों को खटखटाना पड़ता है। देश की शीर्ष अदालत भले ही सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट और निचली अदालतों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट के नीचे जिला अदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं जिन्हें निचली अदालत कहा जाता है, और इनसे आम लोगों का साबका सबसे ज़्यादा पड़ता है। जब तक यहाँ पर चीज़ें नहीं सुलझती हैं तब तक सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत प्रायः नहीं होती। और इसलिए मैंने कहा कि जो निचली अदालतें हैं या हाई कोर्ट अदालतें हैं वो ज़्यादा महत्व रखती हैं आम लोगों के लिए। हालांकि इनके अलावा ट्राइब्यूनल्स हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लोक अदालतें आदि भी न्यायपालिका के अंग के रूप में अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं ताकि लोगों तक न्याय पहुंचाया जा सके। लेकिन लोअर जुडिशरी की भी अपनी समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाना ज़रूरी है। हाल फिलहाल में तमाम उदाहरण जो आप देखेंगे तो वहां आप पाएंगे कि शीर्ष अदालत से लेके निचली अदालत के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कड़ियाँ बीच बीच में टूट रही हैं। आज हम लोअर जुडिशरी की चुनौतियों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और कहा यह जाता है कि यदि नींव मजबूत हो जाएगी तो पूरी शाख, पूरा जो पेड़ है वो अपने आप मजबूत रहेगा। और इस तरह से यदि इस स्तंभ को हमें मजबूत करना है, निष्पक्ष बनाना है और इसका जो सम्मान है उस सम्मान को बरकरार रखे रहना है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो जड़ें हैं, जिसको हम लोग लोअर जुडिशरी कह रहे हैं, उसे मजबूत करने की ज़रूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ज़िला और सेशन कोर्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की कुछ एक टिप्पणियों को ज़रूर सुनाना चाहेंगे, जिससे एक इशारा मिल रहा है कि लोअर जुडिशरी किस संकट के दौर से गुजर रहा है। पहली टिप्पणी है कि बेहद राजनीतिक दबाव के बीच ये जुडिशरी काम करती है। तमाम जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो बहुत हद तक उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। इन तमाम जो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, इससे ही ये साबित होने लग रहा है कि सब कुछ यहाँ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और यहाँ सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम हाल फिलहाल के उदाहरण में आपको दूं तो इस उदाहरण के आधार पे हाल फिलहाल में तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को सीबीआई कोर्ट ने बेल दिया। जब तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं के हाउस अरेस्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तब जस्टिस गवई ने कहा कि हमारी सत्र न्यायपालिका इतनी कमजोर नहीं है कि भीड़ की हरकतों से प्रभावित हो जाए। दूसरा बयान भी मैं आपको बता रही हूँ। यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस एससी गुप्ते की बेंच के सामने हुई ये पूरी सुनवाई, और हाई कोर्ट ने सत्र न्यायाधीश क्षमा जोशी को पीड़ित की पहचान का खुलासा करने वाले सभी संदर्भों को अपने फैसले से हटाने का निर्देश दिया। यहाँ पर ये सवाल उठ रहा था कि क्या क्षमा जोशी की जो बुद्धि है उस पर विश्वास नहीं था हाई कोर्ट को। इन तमाम चीज़ों को हम समझेंगे। उधर उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले कहा है कि न्यायिक अधिकारी के पास कानून का अच्छा ज्ञान है, लेकिन ईमानदारी की कमी, संदिग्ध चरित्र वाला न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने कुछ समय पहले कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत है और अभियोजन पर आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग घटनाएं हैं, लेकिन ये तमाम टिप्पणियां जो कि आप हाल फिलहाल में जिनको आपने देखा, सुना, समझा है, इसके अलावा तमाम ऐसे मौके आए हैं जबकि लोअर जुडिशरी पर कई बार सवाल हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए। कई बार ऐसा हुआ कि लोअर जुडिशरी ने कोई फैसला दिया, हाईकोर्ट ने उसको बिल्कुल बदल कर रख दिया, और इससे माना ये जा रहा था कि कहीं ना कहीं सारे जो अंग एक दूसरे को, जो सारे खांचे हैं, जो सारी सीढ़ियां हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय या तो कहीं टकरा रही हैं
या फिर एक दूसरे पर भी शक और शुबहे की नज़र से देख रही हैं। कई जो टिप्पणियां थी वो काफ़ी कड़े रहे। कमेंट्स से साफ जाहिर होता रहा कि हमारे ज़िला और सत्र न्यायालय दबाव में काम कर रहे हैं और वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत मुफीद नहीं हैं। हम आपको कुछ ऐसी ही रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि संस्थागत कमियों पर ट्रायल कोर्ट में कितनी रिक्तियाँ हैं, समस्या कैसी है, वर्तमान में कितने ऐसी जगह हैं जिनसे हमें भरने की ज़रूरत है। हालांकि एक आंकड़े की मैं बात करूं तो लगभग 2980 रिक्तियां बाकी हैं, जबकि कुल लक्ष्य संख्या लगभग 17,000 है। 2980 रिक्तियां ही हैं, लेकिन 17,000 का लक्ष्य है। मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को कम कठिन और समय लेने वाली बनाने के उद्देश्य से कई विधि आयोग की रिपोर्टों को कानूनी सुधारों पर सुझाव लंबे समय से लंबित है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागरिक प्रक्रिया संहिता में तो संशोधन किया गया, लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसी तरह के संशोधन अभी होने बाकी हैं। ये अहम बातें हैं इसलिए भी क्योंकि 70,80,000 दीवानी मामलों की तुलना में लगभग 1,90,00,000 आपराधिक मामले लंबित हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव है जिला कोर्ट्स पर। जिला कोर्ट से प्रतिभावान न्यायिक अधिकारी नहीं जुड़ रहे हैं, ये एक नई रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा न्यायिक सेवाओं से आकर्षित नहीं हो रही थी। एक प्रतिभाशाली युवा कानून स्नातक 3 साल के कानूनी अभ्यास के बाद न्यायिक सेवा को काफी आकर्षक नहीं पाता है। जाहिर है कि व्यवस्था में कमी है। वहीं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के एक स्टडी में ये स्पष्ट हुआ कि सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट बहुत कम उम्र में हैं और उनके जीवन के अनुभवों में इतनी कमी है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह चुकी है कि कानून की पढ़ाई करके सीधे एग्जाम के जरिए लोअर जुडिशरी में जजों की भर्ती बंद की जानी चाहिए। लॉ की डिग्री लेने वाले हर शख्स के लिए कम से कम 3 साल तक वकील के तौर पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसी के बाद वकील को जज का एग्ज़ाम देने के काबिल समझा जाए, ये BCI ने सलाह दिया था। हालांकि एक स्टडी में ये पाया गया कि न्यायिक अकादमियों में दिए जा रहे प्रशिक्षण में बहुत सारी कमियां हैं। इन अकादमी में नए न्यायाधीशों के लिए एक संरचित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए आवश्यक संकाय या फैकल्टी की कमी, यानी कि पढ़ाए कौन, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हो रहा है। लोअर जुडिशरी को नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से अपनाना चाहिए ये बताने वाला कोई नहीं है। डिजिटल तकनीक ने जो हमें दिया है, डेटाबेस, ERP टूल, कोर्ट प्रबंधन प्रथाओं जैसे नए जो पैकेज प्रदान करती है, ये अदालतों की उत्पादकता को बढ़ाने में जिस तरह से मदद कर सकती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसके तमाम हम साक्ष्य रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन निचली अदालतों में ये सुविधाएं नहीं है। वहाँ पर कंप्यूटरीकरण ज़रूरी है। क्या हालत है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सरकार की यूँ तो योजना है कि निचली अदालतों को कंप्यूटरीकृत किया जाए, लेकिन कब होगा कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इसी मुहिम को अंजाम देने में हालांकि लगी हुई है। अदालतों की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए कोर्ट के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसकी तरफ से कोशिश भी चल रही है, लेकिन अभी तक जो पूरी कोशिश है वो कछुए की गति से आगे बढ़ रही है। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के कंप्यूटरीकरण और वैज्ञानिक डॉकेट प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने में लाभकारी प्रभाव पड़ा है, जाहिर सी बात है, और इसी को हम नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन अब अधीनस्थ न्यायालयों में कैसे ये किया जाए, ये चुनौती है। निचली अदालतों को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों की है और ये सब ऐसा करने की उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता है कि वहाँ के जो राज्य सरकारें हैं वो लोअर जुडिशरी को और वहाँ की जो निचली अदालतें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बना सकें। हालांकि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसको कहा जाए कि ये प्रायोरिटी के लिस्ट में सबसे पीछे है। केंद्र और राज्यों के बीच के तालमेल की जो कमी रहती है, इस वजह से इसका खामियाजा सीधे तौर पर लोअर जुडिशरी को भुगतना पड़ रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ की यदि रिपोर्ट की मैं बात करूं तो उसमें 2008, 9 और 9-10 में देश की निचली अदालतों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 240 करोड़ रुपए आवंटित राशि में से केवल 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और अभी काम बाकी है। मसले काफ़ी अहम हैं, हम सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के जरिए मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि ये जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं और वो कौन सी कड़ी है जो इतनी कमज़ोर है जिससे हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है।
अधीनस्थ न्यायालय आज मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर प्रमोशन और जजों की ट्रेनिंग से लेकर कई मुद्दों में सुधार की जरूरत है। उच्च न्यायालय के अधीन कई श्रेणी के न्यायालय होते हैं। इन्हें संविधान में अधीनस्थ न्यायालय कहा गया है। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है। विभिन्न न्यायालयों में इनके अलग अलग नाम और अलग अलग दर्जे हैं। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण आदि पदोन्नति और राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद की जाती है। न्याय व्यवस्था की बुनियाद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ट्रायल कोर्ट में रिक्तियों की समस्या। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ट्रायल कोर्ट में 4000 जजों के पद खाली हैं, जबकि कुल संख्या लगभग 17,000 है। अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों की संख्या चिंताजनक है। 22,454 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के मुकाबले 5,580 या 25% पद खाली पड़े हैं। देश भर में जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग 2.6 करोड़ मामले लंबित हैं और उन पर सुनवाई के लिए केवल 16,874 न्यायाधीश हैं, यानी प्रति न्यायाधीश लगभग 1,540 मामले। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने कहा था कि अधीनस्थ न्यायपालिका 5,018 कोर्टरूम की गंभीर कमी के तहत काम करती है। स्टडी में अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए रिहायशी आवास की कमी की ओर भी इशारा किया, जो कि 8,538 रिहायशी आवास की जरूरत से कम है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अधिकांश राज्य और उनके उच्च न्यायालय न्यायिक नियुक्तियों को भरने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सारणी का पालन नहीं करते। फंड्स की या तो कमी है या फिर धनराशि का सही से इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अत्यधिक कठिन हालातों में भी अधीनस्थ अदालतों की न्याय को सुलभ बनाने की कोशिश सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के आधार पर आप समझ सकते हैं कि समस्याएं बहुत सारी हैं। हालांकि उसको सुधारने की कोशिश भी जारी है, लेकिन उस कोशिश में कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है और क्या ये कोशिश सही दिशा में चल रही है, ये भी समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ बेहद ख़ास पैनल जुड़ रहा है। जस्टिस वी.के. गुप्ता, पूर्व चीफ जस्टिस झारखंड हाई कोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जस्टिस भंवर सिंह, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। डॉक्टर नरेश कुमार बहल हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे हैं। पी.के. सक्सेना, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बात लोअर जुडिशरी की चल रही है, तो सक्सेना साहब सीधे मैं आपके पास ही आऊँगी। और जो हाल फिलहाल में हमने देखा, जब तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को बेल देने का वक्त आया और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भीड़ पूरी कोर्ट रूम में पहुंच गई, सीबीआई कोर्ट ने बेल तो दे दिया, लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर स्टे दिया, जिस पर जस्टिस गवई की टिप्पणी बड़ी अहम है। जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी अधीनस्थ न्यायपालिका इतनी कमज़ोर नहीं कि भीड़ या राजनीतिक मॉब की हरकतों से प्रभावित हो जाए। और ये प्रासंगिक, इसको कितना प्रासंगिक माना जाए? क्या सचमुच लोअर जुडिशरी पर राजनीतिक दबाव है? मैं तो दिल्ली में था, तो ऐसा दिल्ली में हालात ऐसे नहीं हमने कभी नहीं देखे और ना कभी ऐसा हुआ। जहां तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी का सवाल है, क्योंकि सुपरविजन हाई कोर्ट का होता है और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम है। जो ऑर्डर आप करते हैं लिख के करते हैं, सुन के करते हैं, ओपन कोर्ट में होता है, तो इन चीज मॉब का प्रभाव होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो जुडिशियल ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि सब लोग आंसरेबल है। जो भी ऑर्डर है वो सुपीरियर कोर्ट में जा सकता है। लॉयर्स पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, जिन्होंने बहस की है उनको पता है। तो विदाउट रीजन नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल इंटरफियरेंस दिल्ली में तो हमने कभी नहीं देखा। जी नहीं, बात तो दिल्ली की नहीं है, बात पूरे देश की जुडिशरी की हो रही है। जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ है। जस्टिस भंवर सिंह, जिसको कहा जाए आप जिस स्टेट से आते हैं वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव
राज्य माना जाएगा राजनीतिक तौर पे। आपने देखा है दोनों ही स्तर को, आपने पाया कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव तो है ही, और साथ में एक और मैं ज़रूर यहाँ पर एक और सवाल इसी में जोड़ना चाहूँगी कि और जो दबाव होता है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, वो शायद इसलिए भी होती है कि ट्रेनिंग की कमी हो जाती है, लोअर जुडिशरी के लोग को वो ट्रेनिंग नहीं होती कि वो ये झेल सकें। ये बात सही है जी कि लोअर जुडिशरी के जजेस पर, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के हों या सिविल जज सीजेएम स्तर के हों, उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं होता है, परंतु हाई कोर्ट का अपना इतना दबाव होता है, और वो भी ठीक सेंस में दबाव नहीं होता है, यानी इलीगल तो नहीं कहा जाएगा, मगर जैसे मैं फर्ज के तौर पे बताऊं, किसी सेशन जज ने आज बेल की, मर्डर में की या और हीनियस ऑफेंस में की, तो शाम को एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो हाई कोर्ट के होते हैं उनका फरमान आता है कि वो ऐसे सारे बेल ऑर्डर्स जो है मेल के द्वारा उनको भेज दीजिए। उससे उनका बड़ा डिमोरलाइजेशन होता है, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव जज ये एडवर्स व्यू ना ले लें, और उसकी वजह से वो बेल होने वाले केस में भी बेल रिजेक्ट कर देते हैं। और इस वजह से ऐसे ही इंजंक्शंस में जो सिविल जजेस ऑर्डर पास करते हैं, उनमें भी अक्सर जो है कॉपी शाम को मंगवा लेते हैं, तो वो भी लोग दबाव में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल दबाव से ज्यादा ये दबाव ज्यादा खतरनाक है, इंटरनल दबाव, और वो डिमोरलाइजेशन है। उसकी वजह से हमारी, अगर मैं ये कहूँ, मैं सभी स्टेट की बात नहीं कर सकता, मगर यूपी में और जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, दिल्ली की भी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि सक्सेना साहब ने कहा ऐसा कहीं नहीं है, मगर स्वतंत्रता नहीं है। जुडिशल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अवेलेबल है, मगर प्रैक्टिकल में वो फ्रीडम नहीं है। दबाव में आज की जुडिशरी काम कर रही है, और उसी वजह से जो है एक भ्रष्टाचार भी है, और हाई कोर्ट का बावजूद सुपरविजन होने के फिर भी भ्रष्टाचार है। तो काम जो होना चाहिए अच्छा वो नहीं हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज था, तो एक बेल आई कि 3 सगे भाइयों का वो अनाज अपना बेचकर मंडी से जा रहे थे, और गांव के जो उनके दुश्मन थे उन्होंने कत्ल कर दिया। बेल मेरे सामने आई, पहली एफआईआर में नाम नहीं, और एफआईआर करने वाले जो इन्फॉर्मेंट था, बंदे ने कहा कि सब शाम का झुरपुटा था, मैं ठीक से देख नहीं पाया कौन मारने वाले थे। 3 दिन बाद उसी बंदे ने फिर से एफआईआर कराई कि सब जो है मैं हड़बड़ा गया था, घबरा गया था, और मैं गांव से भाग गया था। एक स्टोरी बनाई अलग से और कहा ये लोग थे, ABCD 4-5 लोगों के नाम बताए, और जब मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिला तब मैं बाहर आया, तो मैं ये सही रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो कौन ऐसा आदमी नहीं होगा जो अनुभव जिसको होगा 20-25 साल का, कि वो नहीं समझ जाएगा कि ये दूसरी एफआईआर जिसमें मुलजिमान के नाम जिनकी बेल आई थी वो फर्जी हैं। हो सकता है एक आध सही भी हो, मगर तथ्य के आधार पर वो फर्जी थे। मैंने उस बेल को अलाउ कर दिया। आज की डेट में कोई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इतना निर्भीक नहीं है जो मर्डर केस में, ये तो ट्रिपल मर्डर केस था, कि एक सिंगल मर्डर केस में भी, या हीनियस ऑफेंस में रेप है, डकैती है, उसमें जो है बेल ग्रांट कर दे, क्योंकि वो डरता है उसका करियर खराब ना हो जाए। वो निर्भीकता जुडिशरी के पास नहीं। बिल्कुल। जस्टिस बहल, आपने भी सब चीजों को बहुत नजदीक से देखा है। जैसा कहा जाए कि हालांकि मैं ये मानती हूँ कि हर एक राज्य की कहानी एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन कुल मिलाकर इतना तय है कि कहीं न कहीं जो लोअर जुडिशरी है वो बिल्कुल आज़ाद नहीं है हमारे यहाँ। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह के इसके पीछे क्या मुख्य मामले हैं? क्या इतनी ज़्यादा दबाव है लोअर जुडिशरी पर, इतने मामले हैं कि उसमें अपनी बुद्धि को उतनी अच्छे तरीके से लोअर जुडिशरी के जो जजेज हैं उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता, या फिर इतने तरीके के फोर्सेस उनके आसपास लगे हैं? अब तो मीडिया भी एक अलग तरीके की आंख लेकर उनके पास बैठी हुई है, इस वजह से वहां पर उतने सुधार नहीं हो पा रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जी धन्यवाद राष्ट्रीय जी। माननीय न्यायमूर्ति बताया
कि अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के ऊपर कुछ आंतरिक दबाव रहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो माननीय न्यायमूर्ति उदाहरण दिया, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि जो जमानत के आदेश पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेवल पर हो जाते थे, वो जमानत के आदेश अब जिला जज स्तर पर होते हैं जी। और जो जिला जज महोदय को चाहिए थी वो आदेश अब हाईकोर्ट लेवल से होते हैं। और मैं नहीं कह सकता कि हाईकोर्ट की भी स्थिति कुछ ऐसी कहीं कहीं हो जाए या नहीं कि जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय को करने चाहिए थे वो सुप्रीम कोर्ट से हो रहे हैं जी। तो इस प्रकार का एक आंतरिक दबाव जो जस्टिस भंवर सिंह सर ने रखा वो बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल दबाव की बात है या मीडिया के दबाव की बात है, ये दोनों बातें बिल्कुल मिसनॉमर हैं, गलत हैं। कभी भी अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव का कभी प्रभाव नहीं होता है और न ही मीडिया का कभी कोई प्रभाव होता है। आपने जो टीएमसी नेताओं की जमानत के आदेश का उदाहरण दिया, मैं कहना चाहूंगा कि यह कभी भी सीबीआई के लिए या एनआई के लिए या पुलिस के लिए ये कभी भी आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हर मामले में चार्जशीट दाखिल करने से पहले अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। बिना गिरफ्तारी के भी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है। और हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन भी हुआ है कि यदि कोई मामला 7 साल तक की सजा का प्राविधान रखता है तो उस मामले में यदि अभियुक्त विवेचना अधिकारी का सहयोग विवेचना में कर रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि टीएमसी के मामले में भी, सीबीआई के मामले में भी गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और अधीनस्थ न्यायालय ने, कलकत्ता के सेशन कोर्ट ने उनको जमानत के आदेश पारित किए, तो मैं समझता हूँ यही तो वास्तविक न्याय है कि जहाँ एक पक्ष सही कार्य न कर रहा हो, उससे कुछ गलतियां हो रही हो, तो उसका सुधार न्यायपालिका द्वारा किया जाए, सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाए जी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव या मीडिया का दबाव अधीनस्थ न्यायालय के जजों पर कभी रहता हो। ऐसा नहीं है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। कुछ लोगों को लग रहा है कि कलकत्ता न्यायालय के सेशन कोर्ट ने दबाव में आकर जमानत दे दी। मैं कहता हूँ कि कानूनी प्राविधानों के अनुसार ही जमानत दी गई। बिल्कुल नहीं वो लेकिन ये जो एक आपने भी ये बात कही सर कि जो हमारी उनसे मतलब अधीनस्थ जो न्यायालय है उससे ऊंचे जो है हाई कोर्ट है, उनके जजों का जिसको कहा जाए इंटरनल दबाव वो रहता है। जस्टिस वीके गुप्ता से मैं इसी बात का जवाब चाह रही थी। जस्टिस वीके गुप्ता, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो लोअर जुडिशरी है उस पर हाई कोर्ट का या उससे ऊंची अदालतों का जो दबाव रहता है वो उसका सामना जो लोअर जुडिशरी के जजेस को करना पड़ता है और इसकी वजह से उनके परफॉर्मेंस पर काफी फर्क पड़ता है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। आपने आज की डिस्कशन जो स्टार्ट की जी, वो कलकत्ता के परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ जब सेशंस कोर्ट बेल मैटर को सुन रही थी तो वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो गए जी कि हमारी लॉ जुडिशरी को बाहर का दबाव या अंदर का दबाव ये आता है। देखिए ऐसा है, भारत बहुत ही बड़ा देश है, 29 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। किसी एक स्टेट में, माफ करिएगा, किसी एक स्टेट में या 2 स्टेट में या 3 स्टेट में अगर हाई कोर्ट का ये कल्चर है कि वहाँ पर लॉ जुडिशरी पर दबाव बनाना चाहिए या बनाए चाहिए वो अलग जी, लेकिन पूरे देश में ये कल्चर को मान के हाई कोर्ट लॉ जुडिशरी बनाते हैं। जहां तक मैं जानता हमारे देश सबऑर्डिनेट जुडिशरी पूरी इंडिपेंडेंट वो अपनी इंडिपेंडेंस के साथ है। अगर किसी स्टेट में
हाई कोर्ट उन पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, ये अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब झारखंड का मुख्य न्यायाधीश बना सन 2000 में, झारखंड बिहार से अलग होकर एक नई स्टेट बनी थी और उन दिनों वहां पर लालू यादव जी का एनिमल हस्बेंड्री स्कैम चल रहा था। बिहार में, अनडिवाइडेड बिहार में एक कल्चर था कि बेल नहीं देनी किसी को भी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे जुडिशरी में एक लोग कहते हैं बात होती है, बेल नहीं देना जज के लिए सेफ है बेल देने के बजाय। जी बिल्कुल। जज समझता है कि बेल नहीं दूंगा तो मुझे कोई एक्यूज नहीं करेगा कि मैं एक्यूज पार्टी से इन्फ्लुएंस हो गया। इसलिए पूरे अनडिवाइडेड बिहार में कल्चर था तो बेल किसी को भी ग्रांट नहीं करना, छोटे से छोटा ऑफेंस भी हो बेल ग्रांट नहीं करना। मैंने देखा हाई कोर्ट में हजारों केस आते थे बेल के, क्योंकि लोअर कोर्ट में बेल किसी को ग्रांट ही नहीं करनी। जी। मैंने फिर अपने घर पर पूरी स्टेट के जुडिशल अफसर्स को बुलाया और मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा आप बेल ग्रांट करते वक्त सिर्फ कानून का ध्यान रखिए, केस के फैक्ट्स का ध्यान रखिए और ये मत सोचिए कि मुझे बेल ग्रांट करने में या बेल रिफ्यूज करने में हाई कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन होगा या किसी की तरफ से कोई एक्शन होगा। मेरी इस एक स्टेप से ओवरनाइट जजेस के मन में एकदम चेंज आ गई और जहां हाई कोर्ट में मेरे पास रोज के 300-400 बेल मैटर्स नए आते थे, अगले हफ्ते से मेरे पास 25-30-35 मैटर आना शुरू हो जी। इसलिए मैं एग्री नहीं करता कि ये कंट्री में एक ऐसा कल्चर है किसी स्टेट में होता होगा जी, अगर होता है तो अनफॉर्चुनेट। जी बिल्कुल। पीके सक्सेना साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी, जब बात हो रही है इंटीग्रिटी की, बात ये हो रही है कि कहीं ना कहीं जजेज, लोअर जुडिशरी के जो जजेज हैं वो डरते हैं। जैसे बेल का ही एक उदाहरण जस्टिस वीके गुप्ता ने दिया। हाल फिलहाल में यदि मैं उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करूं और वहां की टिप्पणी जो हुई है लोअर जुडिशरी पर न्यायिक अधिकारी के, तब वो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें बड़ा स्पष्ट जजेज ने बोला कि न्यायिक अधिकारी के पास कानून का अच्छा ज्ञान है। एक फैसले को देखते हुए जज ने ये टिप्पणी की कि कानून का तो अच्छा ज्ञान है लेकिन अगर उसमें ईमानदारी की कमी है, और यदि उसमें ईमानदारी की कमी है और संदिग्ध चरित्र वाला न्यायिक अधिकारी है तो न्यायपालिका के लिए एक बड़ा खतरा हो जाता है। अब इस टिप्पणी को कैसे देखा जाए, खासकर जैसा कि जस्टिस वीके गुप्ता ने कहा, जस्टिस भंवर सिंह ने भी कहा कि बेल का ऐसा मैटर होता है जिसमें सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। किस तरह के आप देखेंगे कि ये जो दबाव है, अपने आप को बचाने का दबाव, क्या आपको लगता है कि लोअर जुडिशरी के जो जजेज हैं वो इस तरह से फिर मामले को सुनते हैं जहां पर वो अपने आप को बचा सकें? जाहिर सी बात है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो सब तक न्याय पहुंचाने में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। देखिए, ऐसा है कि जस्टिस भंवर सिंह, जस्टिस वीके गुप्ता हमारे सीनियर हैं, इनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बात ये है कि दबाव ये शब्द है, उसको हम मैं एज ए जुडिशियल ऑफिसर ये समझता रहा हूँ और इवन एज ए लॉयर मैं ये समझता हूँ कि हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कानून के हिसाब से काम करना है। कानून जो रिटन कानून है या लॉ प्रेसिडेंट्स है और उसको फैक्ट पर अप्लाई कैसे करना है, तो दिस ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ ऑनेस्ट पर्सनैलिटी। उस डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज दिल्ली में ये जरूर, इसको आप प्रेशर कहिए कि कानून के हिसाब से काम करना है, वो हर पब्लिक सर्वेंट को ऑनेस्टली काम करना है, जज को भी करना है। तो अगर हम इसको दबाव समझते हैं, और जस्टिस वीके गुप्ता ने जैसे कहा ये एक परसेप्शन है, मान लीजिए सर ने बता दिया तो नीचे वालों को भी पता लग गया भाई कानून के हिसाब से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी नहीं थी कानून के हिसाब। देखिए, जस्टिस भंवर सिंह ने कहा आई हैव नो इश्यूज विद दैट, लेकिन कानून के हिसाब से काम करने के लिए तो बाउंड है। आपने डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की है। हमारे यहाँ दिल्ली में कल्चर ऐसा नहीं था कि रोज कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या जज बुलाएंगे। ये जरूर बात है, इंस्पेक्शन होती है, हमें खुद ध्यान होता है कि भाई आई एम बीइंग सुपरवाइज। मुझे कोर्ट में भी लॉयर्स भी देख रहे हैं, लिटिगेंट्स भी देख रहे हैं,
और यही लॉयर कल को हाई कोर्ट जज बनेंगे, सब यू आर अंडर वॉच। तो उसको दबाव कहें तो एक और बात भी है, लेकिन मैं सोचता हूँ ये इट मेक्स यू बेटर पर्सन टू डील विद द सिचुएशन। दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचार की जो बात है, देखिए भ्रष्टाचार को किस तरीके से लेते हैं दिल्ली के अंदर, देखिए ऐसा ये चीजें छुपी नहीं रहती। हम जितना भी सोचें ऐसा भ्रष्टाचार दिल्ली में तो मैंने नहीं सुना या देखा। और बात यह कि जहां अगर ऐसा कोई इशू है देन देयर इज अ प्लेटफॉर्म, देयर इज अ प्लेटफॉर्म। और कचहरियों में देखो जी, हमने तो एज ए डिस्ट्रिक्ट सिविल मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली में, कचहरियों में लॉयर से, लिटिगेंट से, स्टाफ से कोई बात छुपी नहीं रहती, कोई बात छुपी नहीं रहती। तो ये अब कुछ ना कुछ एबरेशन जरूर होते होंगे और कई बार आप अंदाजा लगाते हो बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स। देखिए आप सिस्टम जो है कचहरियों का, मान लीजिए कोर्ट का स्टाफ है, लॉयर्स हैं और जज साहब के अपने नोन लोग होते हैं। हमने जो समाज में भी देखा है, देयर हैज बीन अ रिवर्सल ऑफ पायनियर जो आज से 60 साल पहले होता था कि 1-2-4% लोग कोई खराब होते होंगे, डिसऑनेस्ट होते होंगे। नहीं, पर यहाँ पर ये बड़ा मसला सक्सेना साहब यूं है कि ऐसे भी तमाम उदाहरण हमारे पास हैं। अगर मैं बिना नाम लिए मैं कहना चाहूंगी कि कई ऐसे हैं कि जब लोअर जुडिशरी के जजेज को प्रोटोकॉल ऑफिसर बनाया जाए, जब उनके कोई हाईकोर्ट का जज या कोई भी बड़ा अधिकारी जो जज है या उसका कोई रिश्तेदार है, यदि वो जा रहा है उसके प्रोटोकॉल के पालन यदि वो लोअर जुडिशरी का जज नहीं कर रहा है तो उसको सस्पेंड तक कर दिया जाए, उस पर कंटेम्प्ट कर दिया जाए। ऐसे भी तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ऐसे में मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं पूरे देश भर के जुडिशरी की बात कर रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ऐसे में ये एक जो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लोअर जुडिशरी जो है वही जड़ है हमारे पूरे इस महान न्यायपालिका व्यवस्था की जड़ हमारी लोअर जुडिशरी है, और ऐसे में बड़ी ज़रूरत है कि यहाँ पर लोअर जुडिशरी के जजेज को ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की, जैसे कि जस्टिस वीके गुप्ता ने कहा कि इस तरह का आत्मविश्वास दिया जाए, आत्मबल दिया जाए कि वो न्याय के आधार पर काम करे। बाकी जो एडिशनल वर्क है जिसको कहा जाए प्रोटोकॉल तमाम चीज़ें, उसकी कोई उनको ज़रूरत नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए बात ये है कि जुडिशियल वर्क हमने तो अपने सीनियर्स को, चाहे हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन का भी वर्क जजेस ही सुपरवाइज करते हैं सारा, असिस्टेड बाय ऑफ कोर्स स्टाफ। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, नॉन जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, तो दे आर बेटर इन टच विद दैट। तो इसको महज ये समझना कि ये दबाव है वो बात उचित नहीं है। और प्रोटोकॉल की जहां तक बात है, सर ने भी जैसा कहा कि स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम है, पर आज के जो बच्चे, देखिए जो बच्चे प्रेयर बनाने भी आते हैं, आज जो बच्चा लॉ करता है, मान लीजिए वो यूपी जुडिशरी का एग्जाम नहीं देता, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, या मध्य प्रदेश का नहीं देता, वो शायद इसलिए नहीं देता भाई वहाँ ट्रांसफरेबिलिटी बहुत है और कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। वो प्रॉब्लम दिल्ली जैसी जगह में नहीं है हमारे यहाँ। तो दिल्ली की बात नहीं है सर, केवल मैं बार बार कह रही हूँ कि दिल्ली, चलिए मैं अगर उदाहरण भी मान लूँ तो दिल्ली जैसी व्यवस्था पूरे देश की जुडिशरी में शायद लोअर जुडिशरी में होनी चाहिए, ये मैं कह सकती हूँ। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे सर, हो रही है जी बिल्कुल, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ जो लोअर जुडिशरी की जो समस्या है उस पर और इसको समझने की और इसे कैसे दूर किया जाए उसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि केवल दबाव की बात नहीं कि इंटरनल दबाव है या एक्सटर्नल दबाव है, इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया आपको कि लोअर जुडिशरी को किस तरह से आधुनिक बनाया जाए, वहाँ जो रिक्तियों की कमी है कैसे वहाँ भरा जाए, जिस तरह के केसेस वहाँ पेंडिंग है उनको दूर करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, वो कैसे जल्द से जल्द हो, इन तमाम चीज़ों पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। तब जाकर हम एक आदर्श न्यायपालिका को देख पाएंगे और न्यायिक व्यवस्था को हम समझ पाएंगे। जस्टिस भंवर सिंह, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब बात हो रही थी कि जुडिशरी में जो नई पीढ़ी आ रही है
उस पीढ़ी को इस तरह के एक तरह से वो ढल रही है धीरे धीरे, और इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि वो करती है, कई काम नहीं भी करना चाहती है, और इस वजह से वो कुछ खास स्टेट्स में एग्ज़ाम भी नहीं देती है कि वहाँ पे बहुत ट्रांसफ़र है और बहुत तरह की चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पसे पर्दा ये सब चीज़ें हैं जिससे नई पीढ़ी डर रही है। इसी उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कहा था कि आप तो उसमें मेंबर भी रह चुके हैं कि कानून की पढ़ाई करके सीधे एग्ज़ाम के जरिए जो लोअर जुडिशरी में बच्चे आ रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि उनकी समझ जुडिशरी को लेकर, न्याय व्यवस्था को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और कम से कम 1 से 3 साल तक वो प्रैक्टिस करके आएँ। क्या आपको लगता है कि इस तरह के बदलाव कर देने से जो कहा जा रहा है कि नीचे जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं ताकत और बढ़ेगी लोअर जुडिशरी की? ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये एक इरादा जो पहले उन्होंने किया था 3 साल की सर्विस के प्रैक्टिस के बाद ही सिविल जजेस बने, ये बहुत उचित था, बहुत सही था। आज के ज़माने में बिना कल LLB की डिग्री की कम्पीट कर लिया, योग बच्चे कर लेते हैं, मगर बिना अनुभव के वो जुडिशियल डिसीजंस नहीं दे सकते हैं। यदि उनको 3 साल की प्रैक्टिस का अनुभव हो तो उन्हें बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा, या मास्टर्स डिग्री हो तो भी उन्हें बहुत अनुभव हो जाता है। और अगर ये सब नहीं है, मान लिया एक व्यू ये भी है जो लॉ कमीशन ने भी सुझाया, बहुत सारे जुरिस्ट भी उसको मानते हैं, एक हद तक मैं भी मानता था। मैं भी बिना प्रैक्टिस किए कल मैंने LLM की डिग्री ली और 4 दिन बाद मेरा सिलेक्शन जुडिशरी में हो गया। बट आई ऑब्टेन मास्टर्स डिग्री। उन 2 सालों में मेरा विजन जो था वो सारी ज़िंदगी मेरे काम आया और बहुत होराइजन मेरा बढ़ा। अगर 3 साल का अनुभव ना भी मांगा जाए तो कम से कम 2 साल की पूरी ट्रेनिंग जुडिशियल इंस्टीट्यूट्स में उनको दी जाए। आज की डेट में सभी स्टेट्स में जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं खुद यूपी जुडिशियल एकेडमी का इंस्टीट्यूट का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से देखा है कि किस स्तर के बच्चे आते हैं। बहुत ही मतलब अगर मैं कहूँ, माफ़ी मांगते हुए कहूँगा कि 50% बच्चे जो हैं, 50% सिविल जजेज जो एक एवरेज है उसके नीचे की लाइन के होते हैं। उसका एक कारण है। कारण ये है कि समय समय पे भर्तियां होती नहीं हैं। पिछले साल यूपी जुडिशियल सर्विस में 500 भर्ती इकट्ठी हुई। 500 में जो लास्ट के टेल एंडर्स हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जो हाफ हैं, 250 हैं, उनका कोई स्तर नहीं होगा, क्योंकि जो है इतने बल्क में जो है कहाँ जजेस मिलेंगे तो लोअर कॉम्पिटेंस के मिलेंगे, या तो ऑल इंडिया लेवल का एक जैसे IAS और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, कोई एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए बना था, वो तो स्ट्राइक डाउन हो गया, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बन सकता है। ऑल इंडिया लेवल पे बने 50 से 100 मैक्सिमम की भर्ती हो तो 1 से 1 कॉम्पिटेंट बच्चे आएंगे जी। और वो उनको जो है उनका ज्ञान होगा, बौद्धिक स्तर उनका ऊंचा होगा। ऐसे ही जो शेड्यूल कास्ट की पोस्ट हैं जो हैं उनमें भी उनका स्तर रिजर्वेशन रखा जाए, मुझे वो इशू नहीं है, मगर उसमें स्तर बढ़ाना चाहिए। जो कहते हैं कि साहब जो है इंटरव्यू में उन सबको बुलाया जाएगा जिनका 33% होगा, नहीं। आज की डेट में बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, उनका भी स्तर बढ़ा के 50% के ऊपर ही जैसा स्तर जो है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स का है उनका होना चाहिए। और ट्रेनिंग के दौरान जो है 2 साल की ट्रेनिंग हो। आज की ट्रेनिंग 1 साल की है जो नाम मात्र की है, वहाँ पे केवल क्लासेस होती हैं। मैंने अपने कार्यकाल में जो है यूपी जुडिशियल सर्विस में 1800 लोगों को 2-2 बार जो है रिफ्रेशर कोर्सेज कराए, उनको इफेक्टिव ट्रेनिंग देने की कोशिश की। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले भी बहुत कमियां हैं। जैसे जस्टिस बहल, ये कहा जा रहा है कि जो पढ़ाने वाले लोग हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, वो भी उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं, और जिसको कहा जाए कि एक किताबी दुनिया और हकीकत की दुनिया में बहुत अंतर है, और इस अंतर को समझाने वाला इन लोअर जुडिशरी के जजेस को जो फ्रेशर्स हैं उनके पास कोई नहीं है। आपको लगता है कि उस पर भी जो फैकल्टीज हैं उस पर भी काम करने की जरूरत है? मैडम देखिए, जो ट्रेनिंग हम लोगों को जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी
लखनऊ में दी जाती थी, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, वो ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ आकर हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग कोर्ट कंपाउंड पर मिलेगी एज एन एडवोकेट, जब आप 2 साल की या 3 साल की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद न्यायिक सेवा में आएंगे, उस प्रैक्टिस का कोई जवाब नहीं है, उस तजुर्बे का कोई जवाब नहीं है। कोर्ट रूम में बैठकर प्रैक्टिस होना, जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी लखनऊ में ट्रेनिंग होना, ये मेरे ख्याल से दोनों एक ही बातें हैं। जब तक कोई व्यक्ति 2 या 3 साल तक की प्रैक्टिस करके न्यायिक सेवा को ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक वो बात सही मायने में सही नहीं उतरेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि लोअर जुडिशरी के लिए 2 या 3 साल की प्रैक्टिस, उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए 7 साल की प्रैक्टिस, और माननीय उच्च न्यायालय में एलिवेशन के लिए 10 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ये बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिस जो कोर्ट कंपाउंड पर एज एन एडवोकेट होगी, वो किसी भी जुडिशियल ट्रेनिंग एक्शन के इंस्टीट्यूट में नहीं सकती, क्योंकि लॉ इन एक्शन और लॉ इन बुक्स दोनों में काफी अंतर होता है। बिल्कुल, उस अंतर को काटने के लिए मैं ये कहूँगा कि न्यायिक सेवा ज्वाइन करने से पहले न्यूनतम 2 साल की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होनी चाहिए। उसके बाद ही एग्जाम में बैठने की सुविधा कैंडिडेट को दी जाती है। जी बिल्कुल। जस्टिस गुप्ता, यहाँ पर एक जो मुख्य समस्याएं हैं वो हमने एक देखा कि क्यों इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं रिक्तियों को भरने की समस्या है। लगभग 4,000 अभी तक, ये जो 2021 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट में 4,000 जज के पद खाली हैं। कुल जो लक्ष्य संख्या है वो 17,000 के करीब है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं अब इसको भी, जैसे कि जस्टिस भंवर सिंह ने भी कहा कि कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो रिक्तियां भरी जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो पद खाली हैं उसको भरने के लिए अलग से कोई एक कमीशन नियुक्त किया जाए? पहली बात तो ये। दूसरा, यहाँ पर एक और मामला है कि जो लोअर जुडिशरी की देखरेख का जो काम है, उसके जो देखरेख की जिम्मेदारी वो राज्यों पर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के देखरेख की जिम्मेदारी है वो भी राज्यों पर है। यदि मैं एक आंकड़े के हिसाब से बताऊं आपको, तो 1993-94 से केंद्र सरकार ने राज्यों को जो अदालतों की बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए पावर एक तरह से दिया है या मदद करने के लिए जो योजना चलाई है, उस योजना में एक एक पैसे का मिलान होता है, और जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि जो हाई कोर्ट, जो तमाम जो राज्य हैं, वो जो लोअर जुडिशरी की जो देखरेख की जो फंडिंग है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाई है। महज 9 करोड़ रुपए ही, अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं रिपोर्ट की, तो 9 करोड़ ही रुपए खर्च हुए हैं। आपको लगता है कि 2 चीजें ऐसी हैं जिस पर सबसे पहले काम करने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक तो लोअर जुडिशरी का सिलेक्शन का इशू है, जी सर, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात पिछले बहुत सालों से चल रही है। उसमें हम लोगों ने ये सोचा हुआ है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को सिर्फ हायर जुडिशरी में रखा जाए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड अबाउ, और वो हो ऑल इंडिया सर्विस। उसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसका सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करे जी। और जो एडीजे से नीचे के जजेस हैं, मेरे मुताबिक उनकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो आजकल करते हैं उनके पास रहनी चाहिए जी। उसका एक कारण ये भी है कि हमारे जो संविधान में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एक स्टेट सब्जेक्ट है और हाई कोर्ट्स में उनका कंट्रोल है। क्योंकि हाई कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती हैं, इसलिए उनकी देखरेख में पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोसेस के साथ उनकी सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। जहां तक फाइनेंशियल ग्रांट्स का ताल्लुक है, ये टाइम टू टाइम सेंट्रल और स्टेट को मिलके पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। जैसे एक टाइम था जब ये एनडीए की पहली गवर्नमेंट बनी थी और अरुण जेटली थे लॉ मिनिस्टर, मुझे याद है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक इंस्टीट्यूशन बना था जी। पूरे कंट्री में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक इंस्टीट्यूशन बना था और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी।
फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पास क्रिमिनल केसेस, सेशन ट्रायल्स जाते थे और कई स्टेट्स में इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बनने से वहाँ डिस्पोजल का रेट इतना अच्छा हो गया कि 6-6 महीने में, 1-1 साल में केसेस खत्म होने शुरू हो गए थे। इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ मिलकर फंडिंग के इशू को भी रिजॉल्व करते जाए और एडिशनल कोर्ट्स बनाई जाए। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, पीरियोडिकली स्टेप्स लेने चाहिए ताकि टाइम पर जरूरत के मुताबिक स्टेप्स लिए जाएं ताकि केसेस की पेंडेंसी कम हो। जी बिल्कुल, और बस ये एक दिन में ये मामला हल होने वाला नहीं है। लेकिन सक्सेना साहब, एक और बड़ी वो है कि देश भर में जो जिला और अधीनस्थ अदालतों में लगभग मैं देख रही थी कि 2.5 करोड़ मामले लंबित हैं। अब उन पर सुनवाई के लिए केवल 16,874 न्यायाधीश हैं। यानी अगर हम प्रति न्यायाधीश की बात करें तो लगभग 1,540 मामले, 1,540 मामले एक न्यायाधीश को सुनना है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में मामले लंबित ज़्यादा होंगे। क्या आपको लगता है कि इसको सुलझाने के लिए कुछ अलग तरीके के उपाय करने की ज़रूरत है? देखिए, बात ये है, जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो सिचुएशन है, सिंपल सी बात है, जो प्राइमरीली नंबर ऑफ जजेस, जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं वो तो फिलअप हो, आगे का खाका तो और कितने होने चाहिए वो तो दिस कैन बी वर्कड आउट बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। जो पहले जो वैकेंसीज है वो फिलअप हो इमीडिएटली। नंबर ऑफ केसेस जो एक जुडिशियल ऑफिसर हैंडल कर रहा है दे मस्ट गेट रिड्यूस। जो सर ने बात कही, मान लीजिए 6 महीने में डिस्पोजल होता है, अगर 4 केस मर्डर के आपको दे दिए, आप डे टू डे बेसिस पर हफ्ते भर की डेट लगाओगे और केस निपटेगा। जी जी। जहां डेट ही 4 महीने की, 5 महीने की अगर लगानी पड़ जाएगी, रोज की 100 की कॉस्ट लिस्ट है, तो डिले इज बाउंड टू बी देयर। तो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज फिलअप की जाए तुरंत और डिजिटाइजेशन और उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है जितना भी ग्रेजुअली एफर्ट किया जाए। जी बिल्कुल, और एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसको कहा जाए बिल्कुल जल्दी से जल्दी कंप्यूटरीकरण किया जाए। जस्टिस भंवर सिंह, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि एक हालांकि लॉकडाउन का समय रहा तो एक तरह से सबकी एक तरह से भेद खुल गई हमारे न्याय व्यवस्था की भी। हम तैयार ही नहीं थे, तभी कहा गया कि हम तैयार नहीं थे और सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर जुडिशरी तक एक तरह से कंप्यूटरीकरण करना पड़ा। और अभी भी जो स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। आप सुप्रीम कोर्ट में भी देखें तो बहुत सारे अहम मामले हैं जो नहीं सुने जा रहे हैं, इसलिए कि सब कुछ वर्चुअल चल रहा है। आपको ऐसा लगता है सर कि अब ये सही वक्त है कि सही तरीके से हम चीज़ों की शुरुआत करें और उससे ये जो हम कह रहे हैं कि दबाव पड़ता है, चाहे वो इंटरनल दबाव है या फिर एक्सटर्नल दबाव है, वो भी नहीं रहेगा और हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो ज़्यादा स्पीड अप हो पाएगी। ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो वर्चुअल हियरिंग शुरू हुई लॉकडाउन के टाइम में, 1 साल हो गया करीब, तो उसमें न्यायिक व्यवस्था जो ऑलरेडी बहुत ख़राब पोजीशन में थी और कई बार हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी कोलैप्स्ड, और सही है। तो वो उससे बद से बदतर हो गई इन दिनों में। मगर ये अच्छा हो कि इस टाइम को हम यूटिलाइज करके कुछ प्लानिंग बनाएं और उस प्लानिंग के हिसाब से जो है हम अपने कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, बड़े बड़े कोर्ट रूम्स बनवाएं। आजकल जो है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था यहाँ पर, तो छोटे छोटे कोर्ट रूम बनाए जाते थे, जितना एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी के ड्राइंग रूम का साइज होता है उतना, ताकि इकोनॉमी बनी रहे। आज की डेट में हमारे पास, आपने भी जैसे बताया, कितने 300 करोड़ रुपया आया, खर्च नहीं होता, वापस चला जाता है। 240 करोड़, हाँ 90 करोड़ ही केवल खर्च हुए जी, केवल 90 करोड़। तो क्या है कि कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, उनको कोर्ट रूम्स को बड़ा किया जाए, उनमें अच्छा फर्नीचर लाया जाए
और जो और फैसिलिटीज़ हैं उनको दी जाए। स्टाफ नहीं है आज की डेट में, मैंने बताया 500 लोगों की भर्ती पिछले साल हुई, उनमें किसी के पास बैठने की जगह नहीं है। लोग बाबुओं के पास बैठ के, जजेस, सिविल जजेस बाबुओं के पास बैठ के अपना न्यायिक वर्क कर रहे हैं। और बहुत उनको कोई स्टाफ नहीं है उनके पास, जजमेंट राइटर नहीं है, जजमेंट लिखने के लिए स्टेनोग्राफर्स दिए जाते हैं वो नहीं हैं। तो ऐसे में क्या न्याय प्रक्रिया ठीक हो पाएगी? हमारे जो है इन चेंजेस के अलावा हम उनको जो है अच्छी स्टाफ दिया जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ बैठने की दी जाएं। हम लोग हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है एयर कंडीशन रूम्स पे बैठते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बाबू भी एयर कंडीशन में बैठता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जजेस भी जो है कूलर में बैठते हैं। और उन कूलर का अगर बात चली है तो दूर तक जाएगी कहते हैं। उन कूलर में जो है पानी डालने के लिए आदमी नहीं है, उनको बिजली नहीं है, बिजली का जो बजट है बहुत कम आता है। और वहाँ फिर हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटरीकरण हो वहाँ, हाँ, वो कंप्यूटरीकरण नहीं हो सकता। तो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडिकल चेंजेस आने चाहिए, तभी जाके न्यायिक व्यवस्था का सुधार होगा। जजेस, जैसे आपने कहा, इतने कम जजेस हैं। मुझे याद है 6 साल 7 साल पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरी गवर्नमेंट्स को, कि साहब आप उस वक्त के टाइम में जो आंकलन किया गया 18,000 जजेस अक्रॉस द कंट्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में दिए जाएं। मैंने, क्योंकि मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में था, तो मैंने कहा कि भाई हमारे हिस्से में कितने? हमारे हिस्से में 2000 लोग आते थे। वो 2000 अब आके, यानी 8 साल बाद आके जो है बड़ी मुश्किल से पूरे हुए। ये सारी सच्चाइयाँ इतनी डराने वाली हैं कि जिससे ये कहा नहीं जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल बहल साहब, एक और बड़ा मसला है कि आपको लगता है सर कि कहीं कानूनी बदलाव की भी ज़रूरत है। एक रिपोर्ट में देख रही थी कि विधि आयोग की यदि हम रिपोर्ट की बात करें तो जो कि लंबे समय से लंबित है, नागरिक प्रक्रिया संहिता में जो संशोधन किया गया, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता में इस तरह के संशोधन अभी होने बाकी हैं, विधि आयोग ने कहा था। और ये अहम इसलिए भी है कि 70,80,000 दीवानी मामलों की तुलना में लगभग 1,90,00,000 आपराधिक मामले लंबित हैं जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में। अब आपको ऐसा लगता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसमें कुछ खास तरह के बदलाव करना चाहिए ताकि इस तरह के दबाव जो है लोअर जुडिशरी पे नहीं पड़े? जी, इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना हुई थी। उस समय मैं अतिरिक्त जिला जज के पद पर कार्यरत था और उससे नीचे की अदालतों को भी फास्ट ट्रैक का दर्जा दिया गया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि पहले हमें एज जुडिशियल ऑफिसर स्टेट ऑफ यूपी से सैलरी मिलती थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई, हम ही लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नियुक्त कर दिया गया। हमारी अदालतों में जो केसेस पेंडिंग थे वही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भेजे गए। बात वही रही, सिर्फ डेजिग्नेशन चेंज हो गया कि हमारी कोर्ट फास्ट ट्रैक हो गई है। हाँ, ये आजकल खूब चल रहा है, सड़क का नाम बदल दिया जाता है, शहर का नाम बदल दिया जाता है, ये कुछ उसी तर्ज पर हुआ। जी। और जो मुकदमों की संख्या में तेजी आई, बिल्कुल सही है ये बात। सामान्य तौर पर हम दीवानी मामले भी सुनते हैं, फौजदारी के भी सुनते हैं, रेवेन्यू के भी कुछ सुनते हैं, लेकिन जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में केवल फौजदारी के मामले सुने गए तो ऐसा लगा कि हम बहुत ज्यादा संख्या में केसेस तय कर रहे हैं। बात वहीं की वहीं थी। पहले स्टेट ऑफ यूपी के अंतर्गत हम कार्य कर रहे थे, फिर बाद में हमने 13 फाइनेंस कमीशन में जो बजट आया उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में लंबित मामलों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है यदि देखा जाए जी। और ये बात आपने ठीक कहा है कि पूरे देश में लगभग 3 करोड़ मामले इस समय लंबित हैं, जिसमें से लगभग 2,60,00,000 मामले जो है वो निम्न न्यायालयों में लंबित हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नंबर ऑफ जजेस संख्या जरूर बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे कि न्यायमूर्ति जस्टिस भंवर सिंह सर ने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है और उसका भी समाधान बहुत आवश्यक है।
क्योंकि इन्हीं यही कुछ कारण है जिससे कि न्याय होने में देरी होती है और समय से निर्णय नहीं हो पाते। इसी कारण से मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन लंबित होती चली जा रही है। जी बिल्कुल। निम्न न्यायालयों में भी आप देखेंगे लगभग 25% वैकेंसीज अभी भी बनी हुई हैं और हाई कोर्ट स्तर पर भी अभी 40% जजेस की वैकेंसीज खाली हैं। तो उन वैकेंसीज को भरा जाए, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ाया जाए। और जो आपने कहा कि जो संशोधन हमने नागरिक संहिता में किए हैं कि 3 से ज्यादा एटॉर्नमेंट नहीं मिलेंगे और एक जो कानूनी बहस मौखिक रूप से की जाती है उसका समय भी सीमित हो, यही संशोधन दंड प्रक्रिया में जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और वक्त बहुत कम है लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है कि जैसा कि जस्टिस भंवर सिंह ने भी कहा और तमाम हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, जस्टिस वी के गुप्ता और जस्टिस बहल और जस्टिस पी के सक्सेना ने भी कहा कि केवल जिसको कहा जाए छू मंतर करके सारी समस्या नहीं जा सकती, जादू की छड़ी से सारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। इन सभी समस्याओं को अलग अलग स्तर पर समझने की ज़रूरत है। यदि दबाव है तो किस तरह का दबाव है और वो दबाव जो है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उस उपाय में ही ये आता है कि जो जब लोअर जुडिशरी में नियुक्तियां हो रही हैं तो किस तरह के लोगों को चुना जाए, जिन लोगों को चुना जाए उसमें उनको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाए, जो लोग ट्रेनिंग करके आ भी जाते हैं उनको किस तरह का माहौल, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जहाँ पर वो आकर खुलकर काम कर सकें। उसके साथ साथ जब वो काम करना शुरू कर रहे हैं तो निचली अदालत से लेके सर्वोच्च अदालत के बीच कैसे एक एक कड़ियों को जोड़ा जाए ताकि तालमेल बना रहे। एक आदमी बॉस या एक अदालत बॉस और एक सबऑर्डिनेट बन के ही रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो डर का माहौल ज़्यादा होगा, न कि अपने आप को साबित करने की इच्छा शक्ति का जन्म होगा। अभी तक लोअर जुडिशरी के अच्छे दिन नहीं आए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह की कोशिशें जारी हैं, जिस तरह के संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं परिवर्तन के कई नए नए इशारे, कई नए नए रोशनियां हमें दिख रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात की उम्मीद तो जग रही है कि अब जो जुडिशरी की जड़ें हैं वो मजबूत होती जाएंगी। लोअर जुडिशरी में उस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे जिस तरह का परिवर्तन आज हमारे मेहमानों ने सुझाया है। यदि ऐसा होता है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था आदर्श न्याय व्यवस्था बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।